वेलकम बच्चों टू द न्यू लेसन। बच्चों हम लोग कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स थ्रू फॉर्मूले ये एक सीरीज देख रहे हैं। इसमें अब तक हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड दो लेक्चर्स कवर कर लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने फिजिक्स के कई इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को देख लिया, उनका कहाँ यूज होता है ये देख लिया। बच्चों इस सीरीज में हम लोग उन फॉर्मूलों को और उनका कहाँ कहाँ यूज है, उनमें कौन से टर्म यूज हो रहे हैं, इनको देखते हुए फास्ट आगे बढ़ाएंगे। ये आपके फॉर्मूले के सेट के रिविजन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके फॉर्मूला अगर आपने नहीं बनाया हुआ है तो आप उसको बना भी सकते हो इन सीरीज को देख करके। ठीक है, तो बच्चों आपने पिछले दोनों का आप नोट्स आपने बना लिया होगा, फॉर्मूले आपने बना लिए होंगे। तो बढ़ते हैं आज एक उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। बच्चों 76 तक हम लोगों ने पिछले क्लास में कवर कर लिया है, यानी लेक्चर 2 तक में कवर कर लिया है। तो अगर किसी का वो छूटा हुआ होगा तो वो वहां से लेक्चर 1 लेक्चर 2 ये दोनों इसका देख लेगा। चलो बच्चों मूव करते हैं, फटाफट फॉर्मूले का रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये फॉर्मूला कहाँ का है? ये फॉर्मूला है किसी सॉलिड या हॉलो स्फीयर के पोटेंशियल का। यानी अगर कोई स्फीयर है और अगर हम बाहर के पॉइंट की बात कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला चलेगा। ये बात किसकी हो रही है? ग्रेविटेशन में, इसलिए माइनस साइन। ये फॉर्मूला यानी अगर आप बाहर के किसी पॉइंट की बात कर रहे हो तब आप इस फॉर्मूले को चलाओगे, पहले वाले फॉर्मूले को। अगर सरफेस की बात हो रही हो, बल्कि पहले एक काम करते हैं, इसकी बात करते हैं आर लेस देन आर की। आर लेस देन कैपिटल आर अगर है और वो हॉलो है तो उसके लिए सरफेस का वही पोटेंशियल होता है जो कि अंदर होता है। बच्चों एक बार फिर से इस फॉर्मूले को जरा पहले से ध्यान से देखो। ये फॉर्मूला, पहला वाला फॉर्मूला, ये कहाँ वैलिड है? चाहे वो पॉइंट है वो सरफेस पर हो या सरफेस के बाहर हो, तब ये फॉर्मूला वैलिड है। माइनस जी एम बाई स्मॉल आर, माइनस जी एम बाई कैपिटल आर। ये अगर हॉलो है तो अंदर वही पोटेंशियल होता है जो कि सरफेस पर। और ये फॉर्मूला तीसरा वाला बच्चों, एक ही में आपको तीन फॉर्मूले मिल गए हैं। अगर आर लेस देन आर है और ये सेल्फ सॉलिड है, यानी अगर ये जैसे कोई सॉलिड गेंद होती है, कोई ठोस बॉल हो, उसके अंदर किसी पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना हो तो होता यह है कि इतना ही मास खाली उसमें कंसिडर होता है, या अगर यही कंसेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाता है तो इतना ही चार्ज उसमें कंसिडर होता है। तो ये तीसरा वाला फॉर्मूला कहाँ वैलिड है? सॉलिड स्फीयर है उसके अंदर के लिए। स्मॉल आर तीनों जगहों पे क्या दिखा रहा है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक, और तीनों में ही आपको माइनस साइन मिलेगा। बच्चों इसमें माइनस साइन छूट रहा है, वो माइनस साइन आप लगा लो, ये माइनस साइन आ जाएगा। अगला फॉर्मूला है बच्चों जी डैश इज इक्वल टू जी नॉट 1 माइनस 2h बाई आर ई। बच्चों ये कौन सा फॉर्मूला है? ये अर्थ के सरफेस से आप जितना ऊंचा जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटने लगा। तो ये वाला फॉर्मूला कहाँ चलाओगे आप? अर्थ के सरफेस से h की हाइट पर यानी ऊंचाई पर आप जितना जाओगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उतनी घटती जाएगी। 79 फॉर्मूला बच्चों ये क्या बताता है? ये सरफेस ऑफ अर्थ से नीचे अगर आप आओगे, यानी डेप्थ में अगर आप आओगे, तो पोटेंशियल का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला बताएगा। यानी आप सरफेस से अगर अंदर आ रहे हो, नीचे आ रहे हो, तो भी ग्रेविटी घटती जाती है। जब आप सरफेस से ऊपर जाते हो तो भी ग्रेविटी घटती जाती है। बच्चों ग्रेविटी कहाँ से ज्यादा घटती है? हाइट के साथ। जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते जाओगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटता जाएगा। ये पहला फॉर्मूला हाइट के लिए है, दूसरा फॉर्मूला डेप्थ के लिए है। दोनों में ही एच क्या है? सरफेस से उसकी गहराई, यानी सरफेस से कितना नीचे। नेक्स्ट है बच्चों अपने पास में रोटेशन के साथ का फॉर्मूला। ये बच्चों इसका पीडीएफ नोट आपके टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, फिजिक्स मूनशॉट का, जो आपके डिस्क्रिप्शन लिंक पे भी दिया हुआ है। बच्चों इस सीरीज का पर्पस है हम लोगों का कि हम फास्ट फॉर्मूलों को फटाफट रिवाइज करते जाएं और उसमें जो टर्म्स यूज हो रहे हैं उनको समझते हुए जाएं। इस सीरीज का यानी कंसेप्ट बिल्डिंग थ्रू फॉर्मूले, या कह लें कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स थ्रू फॉर्मूले, इसका उद्देश्य फॉर्मूलों का फास्ट रिवीजन है। ये फॉर्मूला कहाँ पे यूज होता है? अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। आप यहां से एक लाइन अगर ऐसे ड्रॉ कर देते हो तो ये इक्वेटर है, ये पोल है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आपको अर्थ के सरफेस पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेनी हो और वो अर्थ के रोटेशन के कारण उस पर क्या असर पड़ा, ये अगर आप देखना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला यहां पर यूज करते हो। ये होता है लैम्डा, इसको लैटिट्यूड बोलते हैं।
जी नॉट यानी अर्थ के सरफेस पर कितने का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, रेडियस ऑफ अर्थ, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, कॉस स्क्वायर लैम्डा, लैम्डा इज लैटिट्यूड। और बच्चों जब आप बात करते हो इक्वेटर्स की तो यही लैम्डा क्योंकि इक्वेटर्स पर हो जाता है जीरो। कहाँ पे? इक्वेटर्स पे। इसीलिए वहां पर जो आपको जी डैश मिलता है वो जी नॉट माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर इसके बराबर मिलता है। और इसीलिए आप ये कहते हो कि इक्वेटर्स पर रोटेशन का इफेक्ट मैक्सिमम होता है। और जब आप बात करते हो यहाँ पोल्स की तो वहां पे लैम्डा हो जाता है 90 डिग्री, cos 90 बिकम जीरो। इसलिए आप ये कहते हो कि जो पोल्स हैं वहां पर जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जी नॉट के ही बराबर होती है, या ये कह लिया जाए कि अर्थ के रोटेशन का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो बच्चों ये फॉर्मूला किस चीज का है? अर्थ के रोटेशन के साथ में जी का वेरिएशन। ये बच्चों एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, टू जू रूट में 2 जी एम ई बाई आर ई 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी अर्थ के सरफेस से तुम किसी ऑब्जेक्ट को कुछ ऐसे फेंको कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको क्रॉस कर जाए, उसके बाहर निकल जाए। तो ये वो फॉर्मूला है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड स्पेस से ऑब्जेक्ट को बाहर निकाल देना है, उसके लिए हमें कम से कम कितने की स्पीड देनी होगी। 82 बच्चों ये फॉर्मूला है अर्थ के सराउंडिंग में। अगर आप एक सैटेलाइट को मूव कराओ, ये सैटेलाइट मूव कर रहा हो, जैसे आप मून की बात भी कर सकते हो या जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स फेंकी जाती हैं उनकी बात कर सकते हो, तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। वी नॉट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, जी एम ई बाई आर ई मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, और जी आप जानते हो कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये फॉर्मूला ये मानते हुए डिराइव किया गया है कि जो डिस्टेंस है यानी जो हाइट है वो बहुत कम है, यानी आप रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में इस हाइट को बहुत कम लेके चल रहे हो। कौन सी हाइट को? अर्थ के सरफेस से जो ऊंचाई है उस ऊंचाई को आप काफी कम लेके चल रहे हो इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ। नेक्स्ट 83rd बच्चों ये कौन सा फॉर्मूला है? ये बताता है कि अगर कोई सैटेलाइट, किसी फिगर को यूज कर लेते हैं, अगर कोई सैटेलाइट मूव कर रही है, रोटेट कर रही है विद सेपरेशन आर, जहां की स्मॉल आर क्या है? सैटेलाइट की दूरी विद द सेंटर ऑफ अर्थ, तो उसके टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला टी क्या है? टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी उस सैटेलाइट को अर्थ के चारों तरफ घूमने में कितने का समय लगा। स्मॉल आर क्या है? उसका एवरेज डिस्टेंस कहां से? अर्थ के सेंटर से। बाकी जी आप जानते हो मास ऑफ अर्थ, ठीक है। और ये बेटा जब आप बात करते हो जो सैटेलाइट्स होती हैं जिनका टाइम पीरियड 24 आवर्स हो, जिनको आप कहते हो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, उनके लिए यही टी जो होता है वो 24 आवर्स अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स होता है। यानी जितनी देर में अर्थ अपना एक रोटेशन कंप्लीट करे उतनी देर में वो भी सैटेलाइट साथ साथ में उसके एक रोटेशन कंप्लीट कर ले, यानी वो अर्थ के साथ साथ रोटेट करे। इसीलिए उसको जियोग्राफिकली स्टेशनरी बोलते हैं, जियो स्टेशनरी बोलते हैं। बच्चों इस सीरीज का पर्पस है टू द पॉइंट हम लोग स्लिप जो फॉर्मूले हैं उनको डिस्कस करते जाएं। आप लोग बेटा अगर कहीं भी कोई डाउट होगा तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला है बच्चों कहाँ का? उस वेव का जो कि राइट डायरेक्शन में जा रही हो, यानी एक ऐसी वेव आप इमेजिन कर सकते हो जो कि ऐसे चल रही है, पॉजिटिव एक्स में चल रही है, वेव टू द राइट यानी पॉजिटिव एक्स में। ए यहाँ पर एम्पलीट्यूड यानी पार्टिकल कितना अपने मेन पोजिशन से मैक्सिमम ऊपर जाता है, के क्या होता है यहाँ पे 2 पाई बाई लैम्डा, जिसको आप एंगुलर वेव नंबर भी बोलते हो, और ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ या इसी को 2 पाई बाई टी भी कह सकते हो। तो अगर बीच में ये माइनस साइन होता है तो इसका मतलब वेव पॉजिटिव एक्स में जा रही है, और अगर वही प्लस एक्स होता है यानी बीच में ये प्लस होता है तो वेव निगेटिव एक्स में जा रही होती है। वाई पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताता है, यानी ये इक्वेशन बच्चों किस चीज की है? एक ऐसी वेव की जो कि पॉजिटिव एक्स में, बल्कि और 85 को भी अगर आप देख लो तो निगेटिव एक्स में जा रही है। ये उनकी इक्वेशंस हैं दोनों, पॉजिटिव एक्स निगेटिव एक्स। 86 ये बच्चों वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला है। कोई वेव अगर ट्रेवल कर रही है, मान लो वेव पॉजिटिव एक्स में ही ट्रेवल कर रही है, ये कोई वेव है ऐसे ट्रेवल कर रही है, तो लैम्डा का मतलब हुआ वेवलेंथ, दैट इज एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, उन दोनों की टोटल आप डिस्टेंस निकाल लो तो उसको ट्रेवल करने में कैपिटल टी यानी एक टाइम पीरियड का समय लगा, तो उसको आप कह सकते हो लैम्डा बाई टी। और उसी को जब आप
एंगुलर फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर के फॉर्म में लेके आते हो एंगुलर वेव नंबर के, तो ओमेगा अपॉन के। तो ये फॉर्मूला बच्चों किस चीज का है? ये है वेव जो कि ट्रेवल कर रही हो किसी भी डायरेक्शन में, चाहे पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स, ये वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला है बच्चों। एक चीज और ध्यान रखना, वेव की वेलोसिटी और पार्टिकल की वेलोसिटी दोनों दो अलग बातें हैं। वेव वेलोसिटी इस फॉर्मूले से आती है, पार्टिकल वेलोसिटी जो ऊपर आपने इक्वेशंस देखी हैं, जब आप उनको डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो आपको पार्टिकल की वेलोसिटी मिलती है। ठीक है। 87th फॉर्मूला बच्चों ये बताता है कि अगर कोई स्ट्रिंग है, कोई तनी हुई स्ट्रिंग है, खिंची हुई स्ट्रिंग है, और इसमें आपने एक वेव पल्स क्रिएट किया और वो मूव कर रहा है, तो ये फॉर्मूला बताता है आपको उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला, यानी वेव ऑन मूविंग, वेव ऑन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। आप एग्जांपल के तौर पे ये कह सकते हो कि आपने एक पुली से कोई मास ऐसे लटका दिया है और ये धागे धागे में आप एक पल्स को क्रिएट कर दे रहे हो, तो ये वेव पल्स के मूवमेंट का फॉर्मूला हो गया, जहाँ की टी क्या है? धागे में टेंशन, एम क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। इसी को आप लीनियर मास डेंसिटी भी बोलते हैं। 88 बच्चों ये फॉर्मूला है कि कोई भी वेव कितने की पावर को कैरी करते हुए आगे बढ़ रही है, यानी कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम वो लेकर के आगे बढ़ रही है। 2 पाई स्क्वायर ए यानी बच्चों क्या है? एम्पलीट्यूड, उस वेव का एम्पलीट्यूड कितना है? एफ इज फ्रीक्वेंसी, एम इज मास पर यूनिट लेंथ, वी इज वेलोसिटी। तो बच्चों ये 88 वाला फॉर्मूला क्या है? कोई वेव जो ट्रेवल कर रही है किसी भी एक डायरेक्शन में, किसी भी एक्सिस पर, वो कितने की पावर, कितने का एनर्जी पर यूनिट टाइम कैरी कर रही है, ये उसका फॉर्मूला है 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर एम वे। बच्चों इसका आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ नोट्स पूरे लेक्चर का मिल जाएगा, आप वहां से भी या इस वीडियो को देखते हुए पॉज करते हुए आप फॉर्मूले का सेट अपना खुद बनाओ। अगर आप खुद अपने आप बनाओगे तो वो आपके लिए और बेहतर होगा, इसको देख करके साथ साथ आप बनाते जाओ। 89 फॉर्मूला बच्चों ये इंटेंसिटी को डिस्टेंस और एम्पलीट्यूड के साथ रिलेट कर रहा है, यानी ये फॉर्मूला बताता है कि अगर मान लो आपके पास ये कोई सोर्स ऑफ वेव है और आप r1 डिस्टेंस और r2 डिस्टेंस पर आप एम्पलीट्यूड और डिस्टेंस को कंपेयर करें, तो आपको इस फॉर्मूले से मिल जाता है। ये I1 I2 क्या है? इंटेंसिटीज, यानी यहां पर वेव की एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया क्या है और इस जगह पे क्या है। R1 R2 क्या होते हैं? ये डिस्टेंसेज, ये R1 और इसी तरह से ये R2, बाहर वाला R2 कह लो, ये अंदर वाला R1 कह लो। तो ये फॉर्मूला कहाँ इस्तेमाल होता है? जब आपको किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर एम्पलीट्यूड दूसरे डिस्टेंस के एम्पलीट्यूड से कंपेयर करना हो, तो I1 I2 क्या है? इन पॉइंट्स पर इंटेंसिटीज वेव की। R1 R2 क्या है? डिस्टेंसेस, कहां से? सोर्स से। और A1 A2 क्या है? उन पॉइंट्स पर वेव के एम्पलीट्यूड्स। ठीक है। तो ये फॉर्मूला, और ये जो फॉर्मूला है ये आप देखोगे साउंड वेव, इवन कई जगहों पे लाइट वेव में भी यूज हो जाता है, बस वहां पे एम्पलीट्यूड्स की बात जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एम्पलीट्यूड की हो जाती है। तो ये फॉर्मूला अच्छा अगेन वेव का है, वैलिड है, और लाइट के लिए भी। थोड़ा सा बच्चों नीचे कर लेते हैं। बच्चों इस वीडियो को आप बीच बीच में पॉज करके अपने नोट्स को बनाते जाओ, और इसमें बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताओ ये आपके लिए कितना हेल्पफुल हो रहा है, और इसे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, इसे लाइक करो। ये फॉर्मूला क्या है? ये एक स्टैंडिंग वेव का फॉर्मूला है। स्टैंडिंग वेव, जब एक वेव चल रही है पॉजिटिव एक्स में, दूसरी वेव आ रही है निगेटिव एक्स में, तो ये दोनों मिल करके सुपरपोज करके एक स्टैंडिंग वेव को फॉर्म कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूला स्टैंडिंग वेव का है, स्टैंडिंग वेव का। जहां ए एम्पलीट्यूड किसका है? इंडिविजुअल वेव्स, जो वेव आ रही है वो। के अगेन 2 पाई बाई लैम्डा, यानी किसी भी एक वेव का, दोनों में से किसी एक को ले लो आप। और ओमेगा क्या है? उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज 2 पाई एफ, जो अभी आपने थोड़ा देर पहले ऊपर देखा है। तो ये स्टैंडिंग वेव का एलिमेंट्री फॉर्मूला है। ये बच्चों फॉर्मूला आ गया अब सोनोमीटर वायर का। अगर कोई स्ट्रिंग दोनों तरफ में स्ट्रेच्ड है, दोनों तरफ से वो फंसी हुई है, तो ऐसे अगर लूप्स फॉर्म होते हैं जिसमें दोनों एंड्स पर नोड फॉर्म हो रहे हों, तो ये उसका फॉर्मूला है। n/12, जहां L क्या हो जाता है? स्ट्रिंग की लंबाई। जहां जहां पर ये स्ट्रिंग जहां पे ये क्लैम्प्ड है, इन जगहों पर आप कह सकते हो ऐसे ये नोड्स बन रहे होंगे जहां पर आप ये डिस्प्लेसमेंट 0 दिखा रहे हो, और बीच की जगहों पर ये एंटी नोड्स बन रहे होंगे। तो n यहाँ पर नंबर ऑफ लूप्स आप कह सकते हो, और
एल है स्ट्रिंग की लंबाई, टी क्या है धागे में टेंशन, एम क्या है मास पर यूनिट लेंथ। अब इसी एन को जब आप 1 ले लेते हो यहाँ पे, तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बन जाती है 1/12 √T/m। और उसके बाद फिर उसके हार्मोनिक्स होते चले जाते हैं, उसके ओवरटोन्स होते चले जाते हैं। तो बच्चों ये फॉर्मूला किसका है? सोनोमीटर वायर का। ये फॉर्मूला बच्चों कहाँ पे यूज होता है? इसका इस्तेमाल कंपैरेटिवली कम होता है। ये फॉर्मूला है जिसमें कि एक सिरा तो स्ट्रिंग का फिक्स है, यहाँ पे नोड बना, यहाँ पे नोड, ये एंटी नोड और यहाँ एंटी नोड, यानी एक सिरा तो फिक्स है लेकिन दूसरा सिरा फ्री है। तो ये उस जगह पर ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। n+1/12 √T/m। एन की वैल्यू जो आप 0 ले लोगे तो ये मिल जाएगा आपको फंडामेंटल का केस, फिर एन की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे चलाते चले जाओगे। ये फॉर्मूला कहाँ यूज होगा? स्ट्रिंग क्लैम्प्ड एट वन एंड, किसी एक सिरे पर जब स्ट्रिंग फंसी हुई है, रुकी हुई है, दूसरा सिरा फ्री है, तो ये वहां यूज होगा। बच्चों जो स्ट्रिंग क्लैम्प्ड एट वन एंड है, ये इक्विवेलेंट होता है ओ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के, और जो स्ट्रिंग क्लैम्प्ड एट बोथ एंड है, ये होता है इक्विवेलेंट किसके? ओपन ऑर्गन पाइप के। ये कंसेप्ट आप ऑर्गन पाइप में भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट फॉर्मूला बच्चों आपको बता रहा है फेस डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का आपसी रिलेशन। यानी अगर कोई वेव है, जो दो वेव्स हैं जिनके बीच में मान लो कुछ पाथ डिफरेंस पता हो और उनका वेवलेंथ पता हो, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके उनके बीच का फेस डिफरेंस निकाल सकते हो। बच्चों एक बार हम लोग इस फॉर्मूले का जो ये सीरीज है ये कंप्लीट कर लेते हैं, तो हम लोग जो अलग अलग कंसेप्ट्स पर कुछ जो वीडियोस हैं वो भी हम लोग प्ले करेंगे, जिसमें कि कॉन्सेप्ट्स को हम लोग और डिटेल में सीखते जाएंगे। तो ये बच्चों कौन सा फॉर्मूला हो गया? जिसने कि पाथ डिफरेंस को फेस डिफरेंस के साथ रिलेट किया। लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ वेव। ये बच्चों फॉर्मूला साफ साफ आपके सामने दिखाई दे रहा है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन लिक्विड, जहां बी क्या है? बल्क मॉड्यूलस, ये बीटा यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस है। रो इज डेंसिटी ऑफ मीडियम। ये फॉर्मूला कहाँ का है? कोई साउंड वेव जब किसी लिक्विड मीडियम में चलती है तो उसकी वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, ये उसका फॉर्मूला है। ये बच्चों गामा पी कर लो इसको, ये थोड़ा सा टाइपिंग में रो जैसा दिख रहा है, इसको पी कर लो, प्रेशर। ये फॉर्मूला है गैस का। इनफैक्ट साउंड वेव सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में चल सकती है, बल्कि सॉलिड का भी जो फॉर्मूला है उसको भी हम लोग लिख लेते हैं, उसमें नहीं लिखा गया उसको भी कवर कर लेते हैं। यंग्स मॉड्यूलस बाय डेंसिटी। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ही साउंड वेव चल सकती है, और उसकी वेलोसिटी इन जनरल देखा जाए तो सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, फिर लिक्विड में, और सबसे कम उसकी वेलोसिटी होती है किसमें? गैस में। तो ये फॉर्मूले किसके हो गए बच्चों? ये हो गया लिक्विड में साउंड वेव का फॉर्मूला, और ये हो गया गैस में उसका फॉर्मूला। बच्चों ये फॉर्मूले किसके हैं? प्रेशर एम्पलीट्यूड के। यानी ये अब पर्टिकुलरली साउंड वेव की बात होने लगी। जब साउंड वेव ट्रेवल करती है मीडियम में, तो वो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन लेते हुए ट्रेवल करती है। जहां लेयर्स नजदीक है कंप्रेशन, जहां लेयर्स दूर है वहां पे रेयर फ्रैक्शन। तो ये क्या है? ये प्रेशर एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है। ये प्रेशर एम्पलीट्यूड, और बाकी के और ओमेगा एक्स टी वगैरह वही होते हैं। सो पी नॉट इज प्रेशर एम्पलीट्यूड। यानी जैसे डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड होता है कि पार्टिकल मीन पोजीशन से कितना ऊंचा गया, वैसे ही प्रेशर एम्पलीट्यूड का मतलब कि जो मीन प्रेशर है उससे कितना कम या कितना ज्यादा। यानी मीडियम में अगर साउंड वेव नहीं चल रही है तो मान लो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और जब उसमें साउंड वेव गुजर रही है तो वो सपोज 0.02 एटमॉस्फेयर का चेंज कर रही है, तो 1.02 से लेके 0.98 एटमॉस्फेयर ये प्रेशर वेरिएशन है। तो यही 0.02 का जो वेरिएशन आ रहा है मैक्सिमम, ये कहलाएगा प्रेशर एम्पलीट्यूड। 97 फॉर्मूला बच्चों आपको प्रेशर एम्पलीट्यूड का रिलेशन दे रहा है। K that is 2 pi by lambda, rho is density, V is velocity of wave, A is amplitude। यानी एक तरह से डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर वेरिएशन को ये रिलेशन जोड़ने वाली रिलेशन है। K is 2 pi by lambda, rho is density of the medium, V is velocity of wave, A is amplitude। तो 97 जो फॉर्मूला है ये आपको बता देता है प्रेशर एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का आपसी रिलेशन। जो बात बच्चों अभी हम लोग ऊपर कर रहे थे वही बात यहाँ पर आ गई। ये जो फॉर्मूला है 98, ये ओपन ऑर्गन पाइप का है। अभी हम लोग ऊपर बात कर रहे थे जो सोनोमीटर वायर की, यानी n+1 v/12 वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव,
L लेंथ ऑफ ओपन पाइप, यानी अगर ये कोई पाइप है ऐसे तो ये इसकी लेंथ हो जाएगी, दोनों साइड से खुला हुआ है ये। n की वैल्यू जब आप 0 ले लोगे तो ये b/2l ये बन जाएगी। जब आप n की वैल्यू 0 लोगे तो ये बनेगा कौन सा, ये बनेगा फंडामेंटल। तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और वही बच्चों, जब ये एक सिरा आप बंद कर दोगे, ये एक सिरा बंद, तो ये बन जाती है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। अगेन इसमें आप n की वैल्यू 0 लोगे तो ये मिल जाएगा आपको, n की वैल्यू 0 लो तो v/4l। तो यहाँ पे भी n की वैल्यू 0 आपको फंडामेंटल दिखा रही है, यानी आप n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे चेंज करते चले जाओगे तो आपको आगे के जो ओवरटोन्स हैं वो मिलते चले जाएंगे। ओपन ऑर्गन पाइप में आपको इवन और ऑड दोनों तरह के हार्मोनिक्स मिलते हैं, जबकि ऑड हार्मोनिक्स सिर्फ मिलते हैं आपको क्लोज ऑर्गन पाइप में। बच्चों इस सीरीज का उद्देश्य थोड़ा सा फास्ट कवर करना है, तो आप लोग अगर इसके नोट्स बना लोगे और उसका फिर आपको अपनी आपकी तैयारी में बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। 100 फॉर्मूला है बच्चों बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि अगर आपने दो ट्यूनिंग फोर्स को, सपोज एक है 100 हर्ट्ज का और दूसरा है सपोज 98 हर्ट्ज का, इनको अगर आप आपस में साथ में आप इनको वाइब्रेट कराएं तो बीट फ्रीक्वेंसी होती है, यानी इनका डिफरेंस, यानी जो बड़ा है उसमें छोटे को घटा दो, 100 माइनस 98 कर दो तो 2 हर्ट्ज। ये है बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब निकल गया क्या, कि दो फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस। इन फॉर्मूलों का बच्चों कंपैरेटिवली कम यूज होता है डॉपलर इफेक्ट फॉर लाइट। तो अगर कोई लाइट सोर्स है, जैसे ये फॉर्मूले ज्यादातर स्टार्स और जैसे कॉमेट्स वगैरह हैं, स्टार्स हैं, उनके लिए यूज होते हैं, कि अगर वो फ्रीक्वेंसी एफ की एमिट कर रहा है और वी वेलोसिटी से चल रहा है, तो सोर्स अगर दूर की तरफ जा रहा है तब जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी दिखाई देगी, और अगर वो नजदीक आ रहा है तब जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी दिखाई देगी। 101 और 102 ये दोनों डॉपलर इफेक्ट फॉर लाइट के फॉर्मूले हैं। जैसे मान लो ये यहाँ पर अर्थ है, ये यहाँ पर कोई प्लेनेट है, तो अगर वो लाइट को कुछ एमिट कर रहा है और वी वेलोसिटी से वो अर्थ की तरफ आ रहा है और अर्थ से दूर जा रहा है, तो अगर अर्थ से दूर जा रहा है तो ये 101 वाला फॉर्मूला चलाना, और अगर वो अर्थ की तरफ आ रहा है तो 102 वाला फॉर्मूला चलाना। यानी इससे तुमको पता चलेगा कि जो सोर्स है वो अगर नजदीक जा रहा है और दूर आ रहा है तो उसके केस में डॉपलर इफेक्ट फॉर लाइट, यानी जो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी ऑब्जर्वर के लिए, वो आप इन फॉर्मूलों से दिखा सकते हो। 103 है बच्चों चेंज इन फ्रीक्वेंसी का, यानी जिस कंसेप्ट पर रेडार्स काम करते हैं, कि जब कोई फ्रीक्वेंसी आई टकरा करके गई तो वो अगर कोई जहाज, अगर अपने कोई दुश्मन का जहाज है वो अपने देश में घुसा है, तो रेडार से फ्रीक्वेंसी जाके जो टकरा के लौट के आएगी तो वो डिफरेंस डिटेक्ट कर लेता है। तो ये रेडार की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। एफ यहाँ पे क्या है, जो रेडार ने फ्रीक्वेंसी भेजी होगी, 2v/c, यानी v जो जिस वेलोसिटी से कोई जो मान लो एयरक्राफ्ट है वो आपके, कोई दुश्मन एयरक्राफ्ट है वो आपके कंट्री में घुस रहा है, तो वो उससे, यानी जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी रेडार को मिलेगी उससे वो पता लगा लेगा कि कितनी वेलोसिटी से वो एयरक्राफ्ट आ रहा है। तो ये फॉर्मूला एफ जो फ्रीक्वेंसी एमिट किया रेडार ने, वी वेलोसिटी ऑफ क्राफ्ट, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी। बढ़े आगे, चलो बच्चों अब इधर दिखाई दे रहे हैं कुछ फॉर्मूले अपने को इलेक्ट्रोस्टैट्स के। तो ये पहला फॉर्मूला तो बच्चों बहुत इजी है, कूलम्ब्स लॉ है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यानी ये फॉर्मूला बता रहा है आपको कि अगर दो चार्जेस हैं Q1 Q2 के और r के सेपरेशन पर हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितने की लगेगी। 1/4πε0 जो कि आप जानते हो 9 × 10⁹ जो वैल्यू होती है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकती है, वो डिपेंड करेगा चार्जेस एक जैसे हैं या अलग अलग है। 105 फॉर्मूला आपको ये बताता है कि आप किसी बॉडी पर जो चार्ज डेवलप करते हैं तो वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे जो n है ये वैल्यू आप 1, 2, 3 एटसेट्रा कुछ भी ले सकते हो, ये वैल्यू कितनी भी बड़ी हो सकती है, लेकिन ये कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। यानी आप किसी बॉडी पर 1000 इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी दे सकते हो, आप किसी बॉडी पर 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले या दे सकते हो, लेकिन आप उस पर कभी भी फ्रैक्शन का चार्ज नहीं दे सकते। Q = N यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। 106 बच्चों बताता है कि अगर मीडियम चेंज हो जाए, यानी इन्हीं दोनों चार्जेस के बीच में अगर हम Q1 Q2 इनके बीच में कोई और मीडियम भर दें, सपोज हमने माइका, हमने ग्लास, कुछ भी ऐसा भर दिया इसके बीच में,
तो जो फोर्स है वो चेंज हो जाएगी, और अब जो फोर्स हमको मिलेगी एफ डैश, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ये हो जाएगा। व्हाट इज के? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी अगर हम फोर्स लेते वैक्यूम में, तो उस वैक्यूम वाली फोर्स को हम के यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम से डिवाइड कर देंगे, तो हमें उसकी नेट फोर्स मिल जाएगी। यानी ये फॉर्मूला बच्चों कहाँ वैलिड हो गया? जब दो चार्जेस के बीच में तुमने कोई मीडियम डाल दिया, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया, कोई इंसुलेटिंग मीडियम डाल दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। के को ही आप परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ऐसे भी लिख सकते हो। इसी को रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। किसको? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक नॉन डायमेंशनल वेरिएबल होता है, क्योंकि वो मीडियम के हिसाब से चेंज करता जाएगा। बढ़े आगे बच्चों। बच्चों जहां भी दिक्कत हो आप उसको वीडियो को रोक करके उसको दोबारा देखो, उस सेक्शन को जहां आपको दिक्कत हो। स्टिल नहीं क्लियर होता है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर पूछो। ये फॉर्मूला है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी चार्ज से आर की दूरी पर कितने का फील्ड है, ये उसका फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप देखते हो उसका डिस्टेंस के साथ में ग्राफ, इसीलिए ये ऐसे कुछ नेचर का होता है। यानी जब आर जीरो तो ई इनफाइनाइट, जब आर इनफाइनाइट तो ई जीरो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। पॉजिटिव चार्ज अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। बच्चों अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किसी पर्टिकुलर टॉपिक का कंसेप्ट पहले चाहिए, तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो, तो उसको हम लोग पहले कवर कर लेंगे। ये किस चीज का फॉर्मूला है बच्चों? ये है एक हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का। यानी एक ऐसा स्फीयर है जिसके अंदर मटेरियल नहीं है, जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज उसके सिर्फ बाहर है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। होना भी चाहिए, क्योंकि गॉस थ्योरम के मुताबिक अंदर कोई चार्ज एनक्लोज आएगा ही नहीं। 109 फॉर्मूला ये एक हॉलो स्फीयर के सरफेस का फील्ड बता रहा है आपको। तो जब आप सरफेस की बात करोगे तो पूरा पूरा जो चार्ज है वो सेंटर पर आ जाएगा। इनफैक्ट जो 109 है और 110, ये दोनों फॉर्मूले आप इसी एक कंसेप्ट से समझ सकते हो कि सरफेस या सरफेस के बाहर के पॉइंट्स के लिए पूरा पूरा चार्ज ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि वो सेंटर पर हो। जैसे स्फीयर के लिए होता है कि सरफेस और बाहर के लिए पूरा पूरा मास ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर हो। तो आप ये मान सकते हो कि एक पॉइंट चार्ज आपने सेंटर पे रख दिया, तो वो आर की दूरी पर जितने का फील्ड बना था वही इस हॉलो स्फीयर के कारण भी होगा। और वही कंसेप्ट आप यहाँ भी चला लोगे स्मॉल आर के डिस्टेंस के लिए, जब आप सेंटर से बाहर की बात कर, सरफेस से बाहर की बात कर रहे हो। ठीक है, तो इन दोनों का कंसेप्ट आप यानी 109 और 110 दोनों का एक ही कंसेप्ट बना लोगे कि सरफेस और बाहर के पॉइंट्स के लिए पूरा पूरा चार्ज ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि वो उस स्फीयर के सेंटर पर है। ठीक है, जैसे सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट होता है। और सेम कंसेप्ट आप हॉलो स्फीयर हो चाहे सॉलिड स्फीयर, दोनों के लिए चला दोगे। बढ़े आगे। बच्चों ये फॉर्मूला क्या है कि अगर तुम्हारे पास कोई सॉलिड स्फीयर है, कोई ठोस बॉल है, जैसे इमेजिन करो कोई ठोस गेंद हो, कोई सॉलिड स्फीयर हो, उसके अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का यानी स्मॉल आर की दूरी पर तुम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो ये फॉर्मूला आर लेस देन आर के लिए वैलिड है। यानी सॉलिड स्फीयर जिसमें कि डिस्टेंस आप कहाँ ले रहे हैं, सेंटर से और अंदर के लिए ले रहे हैं, तो ये फॉर्मूला कहाँ वैलिड हो गया बच्चों? सॉलिड स्फीयर के लिए। इनफैक्ट ये सॉलिड स्फीयर किस नेचर का होना चाहिए? ये इंसुलेटिंग नेचर का होना चाहिए। ये इंसुलेटिंग नेचर का होना चाहिए, क्योंकि तभी आप चार्ज को पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट रख पाओगे। तो ये एक सॉलिड स्फीयर है जो कि इंसुलेटिंग नेचर का है, यानी चार्ज पूरे उसके थ्रू आउट वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और उसके बाद आप ये फॉर्मूला बैठा करके उसके अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हो। बच्चों अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 112 वाला जो फॉर्मूला है ये काफी हद तक ये 109 के जैसा ही हो जाएगा, क्योंकि हॉलो स्फीयर हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो, जब आप सरफेस की बात करते हो, जब आप सरफेस की बात करते हो या बाहर के किसी पॉइंट की बात करते हो, तो पूरा पूरा चार्ज वैसे ही बिहेव करेगा जैसे कि वो सेंटर पर कंसंट्रेट हो। तो जो आप इस बात को ऐसे भी ध्यान रखो, या देखो यहाँ पे देखो 109 पे ध्यान दो।
109 R इक्वल टू कैपिटल R होलो स्फीयर, R ग्रेटर देन 110 है, R ग्रेटर देन कैपिटल R होलो स्फीयर। ये तो दोनों फॉर्मूले हैं 109 और 110 वाले। अब देखो 112 और 113 बिल्कुल इक्विवेलेंट है। तो आप इस कंसेप्ट को ऐसे ध्यान रखो कि चाहे वो सॉलिड स्फीयर है चाहे हॉलो स्फीयर है, सरफेस और बाहर के लिए फॉर्मूले दोनों के सेम होंगे। सरफेस के लिए 1/4 क्यू बाई कैपिटल R स्क्वायर, बाहर के पॉइंट के लिए 1/4 क्यू बाई स्मॉल r स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले दोनों जगहों पर वैलिड होंगे, चाहे वो हॉलो स्फीयर है चाहे वो सॉलिड स्फीयर है। हाँ, अंतर कहाँ आएगा? अगर वो सॉलिड स्फीयर इंसुलेटिंग नेचर का है तो उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपको इस वाले फॉर्मूले से मिल जाएगा, ये वाला फॉर्मूला। जबकि अगर वो हॉलो स्फीयर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो ये दोनों फॉर्मूले बच्चे हम लोगों का सेम कवर हो गया 113 और 112। 114 बच्चों ये कौन सा फॉर्मूला है? ये एक लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का है। ये एक लाइन चार्ज, अगर ये कोई लाइन चार्ज है ऐसे और इसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप निकाल रहे हो तो ये इसका फॉर्मूला है जो बताता है कि अगर आप r के डिस्टेंस पर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने का होगा। स्मॉल r के डिस्टेंस पर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने का होगा? लैम्डा बाई 2πε0 r। व्हाट इज r? स्मॉल r लाइन चार्ज से उसकी दूरी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बता रहा है आपको? एक लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों ये फॉर्मूला क्या है? इसको इनफैक्ट आप यहां से, इसको ये जो है ना यहां से, ये उसका डिस्क्रिप्शन है एक तरह से। क्या है ये फॉर्मूला? कि अगर आपके पास एक सिलेंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी ऐसे कोई सिलेंडर है जिसका कि रेडियस क्या है कैपिटल R, और आप उसके अंदर किसी पॉइंट पर फील्ड को निकाल रहे हैं, यानी ये ऐसे, यानी आप ऐसे इमेजिन करो कि आपने ऐसे कोई सिलेंडर ले लिया अंदर स्मॉल r रेडियस का, और तब आप उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल रहे हो। तो होता क्या है कि जितना आपने स्मॉल पोर्शन लिया सिर्फ उतने का ही चार्ज आपको लेना पड़ता है गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए। तो फॉर्मूला लैम्डा स्मॉल r बाई 2πε0 कैपिटल R स्क्वायर। स्मॉल r क्या है? एक्सिस ऑफ सिलेंडर से उसकी दूरी। कैपिटल R क्या है? ऑब्वियसली रेडियस ऑफ सिलेंडर। अब बच्चों अगर आपको 115 वाला क्लियर हो गया हो तो 116 उसी का एक पर्टिकुलर पार्ट बन गया, क्योंकि अगर आप स्मॉल r को कैपिटल R रख दो इस ऊपर वाले फॉर्मूले में 115 वाले में, तो स्मॉल r को कैपिटल R रख दो, यही फॉर्मूला आ गया लैम्डा अपॉन 2πε0 r। और बल्कि 116 वाला जो फॉर्मूला है अगर आप ध्यान दो तो वो जो लाइन चार्ज वाला फॉर्मूला आपने निकाला, ये 114, ये दोनों एक जैसे हैं। फिर वही बात आ गई कि अगर आप सरफेस की बात करोगे तो वो सिलेंडर अगर एक लाइन चार्ज होता, उसके एक्सिस पर वो पूरा चार्ज होता, तो जो फील्ड बनाता वो सेम होगा। यानी जैसे स्फीयर के लिए था कि सरफेस और बाहर के पॉइंट्स के लिए पूरा चार्ज पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा सेंटर पे, बिल्कुल वैसे ही सिलेंडर सरफेस और बाहर के पॉइंट्स के लिए ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि एक लाइन चार्ज है जो उसके एक्सिस पर है। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों? कहीं कोई डाउट हो तो उसको पूछना आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के। सिमिलरली अगर आप देखो तो 117 बच्चों ये वही बात आ गई कि लाइन चार्ज अगर है तो अगर वो एक सिलेंडर है, तो किसी फिगर को यूज कर लेते हैं हम लोग। अगर हमें बाहर के किसी पॉइंट पर फील्ड को निकालना है, मान लो हमें यहाँ पे फील्ड को निकालना है, स्मॉल r ये गैप है, तो पूरा सिलेंड्रिकल चार्ज ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि वायर अगर उसके एक्सिस पर रखी गई होती और उस पर ही वो पूरा चार्ज होता तो वो कितने का फील्ड बनाता। बिल्कुल वही कंसेप्ट आप यहाँ पर बैठा दोगे, यानी कुछ नया सीखने को यहाँ पर नहीं है। अगर स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R है तो वही फॉर्मूला आप चला दोगे जो लाइन चार्ज का होता है। ये है बच्चों, अगर आपके पास एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है जिस पर चार्ज थ्रू आउट एरिया बटा हुआ है, सिग्मा यहाँ पे क्या होता है? सिग्मा यहाँ पे चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। तो ये फॉर्मूला किस चीज का है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी शीट ऑफ चार्ज के कारण, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है उसके कारण। और अगर ये कोई हॉलो शेप्ड कंडक्टर है, यानी आप ये कह सकते हो कि जैसे ये कोई एक बॉक्स टाइप का है, तो इसके पास में कितने का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? और बच्चों ये कैसा है? कंडक्टर है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि 0 होगा
तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा कितने का, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी आप कह सकते हो कि जो शीट ऑफ चार्ज है उसका डबल। ये जो फॉर्मूला है ये आप किसके लिए यूज कर रहे हो, इंसुलेटर बॉडीज के लिए। ये किसके लिए यूज कर रहे हो, ये कंडक्टिंग बॉडीज के लिए। तो दोनों में इस जात का डिफरेंस है। और एक बात आप और समझो कि अगर एक सिंपल चार्ज कंडक्टिंग शीट हो और उसकी थिकनेस नेग्लिजिबल हो तो उस पर भी आप यही वाला फॉर्मूला चला देते हो, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आप हर जगह चलाओगे सिवाय एक जगह के, जबकि हॉलो शेप्ड कंडक्टर है, क्योंकि हॉलो शेप्ड अगर कंडक्टर है यानी थिकनेस उसकी कुछ कंसिडर करनी है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट का। तो आप सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हर जगह चला सकते हो सिवाय थिक कंडक्टर। ये बच्चों फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डाइपोल के कारण उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। इसको एक काम कर सकते हो बच्चों, आप लोग स्मॉल आर लिख लो, इस कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर कर लो। यानी अगर कोई डाइपोल है तो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कितने का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये आपको इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। ये आर यानी सेंटर से दूरी, बाकी पी डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का फील्ड 1/4πε0 पी बाई आर क्यूब। और जब आप इसी के एक्सिस की बात करते हो, यानी अगर आप आर ऐसे ले लेते हो उसके एक्सिस पर, तो बच्चों आप फॉर्मूला चला देते हो कौन सा, थोड़ा सा बच्चों इसको नीचे कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो ये जो फॉर्मूला चल रहा है ये अगर आप एक्सिस की बात करते हो 2p, बच्चों यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, ये p कर लो, p इज डाइपोल मोमेंट। तो 1/4πε0 2p बाई आर क्यूब डाइपोल के एक्सिस का पर फील्ड का फॉर्मूला, और ये आ गया डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर फील्ड का फॉर्मूला। चलो दो तीन कुछ फॉर्मूले और हैं, उनको कवर कर लेते हैं फिर कंप्लीट करते हैं इसको। ये बच्चों कौन सा फॉर्मूला आ गया 122 वाला, ये किसी रिंग की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। ये रिंग का, अगर तुम्हारे पास कोई चार्ज्ड रिंग है, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं, रिंग के कोई चार्ज रिंग है जिसकी सेंटर से दूरी सपोज x की है, उस पॉइंट की जहां फील्ड को निकालना है, ये चार्ज q दूरी है सेंटर से x की, और यहाँ बच्चों a किसका काम कर रहा है, रेडियस ऑफ रिंग का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये 1/4πε0 q क्या है, रिंग का चार्ज, x क्या है, रिंग के सेंटर से उस पॉइंट की दूरी जहां पे तुमको फील्ड निकालना है, a क्या है, रिंग का रेडियस। तो ये एक्सिस पर के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। ये बच्चों कौन सा फॉर्मूला है, टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई, ये किसी डाइपोल पर जो टॉर्क लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई, ये उसका फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला जब आप मैग्नेटिज्म में लेते हो तो ये बन जाता है m क्रॉस b, यानी कोई मैग्नेटिक डाइपोल अगर है, पार मैग्नेट अगर है फॉर एग्जांपल, उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस पर कितने का टॉर्क लगता है। 124 बच्चों ये फॉर्मूला बता रहा है आपको किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के पोटेंशियल एनर्जी का, अगर उसको आपने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। यहाँ P और E के बीच का जो एंगल होगा वो थीटा का काम कर रहा है। यानी एग्जांपल के तौर पे अगर आप ये कहो कि ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो ये एंगल इसमें थीटा का काम करेगा, यानी थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो बच्चों ये किसका फॉर्मूला हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का। कब, किसके पोटेंशियल एनर्जी का, इलेक्ट्रिक डाइपोल के। कहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड में। नेक्स्ट फॉर्मूला है बच्चों जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी जनरल एंगल का फॉर्मूला है, जनरल केस का फॉर्मूला है, जिसमें अगर आपके पास ये कोई डाइपोल है और आप सेंटर से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर निकाल रहे हो, मान लो यहाँ पे निकाल रहे हो आर पे, ये एंगल थीटा लेते हुए, तो ये एक जनरल किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। P इज अगेन डाइपोल मोमेंट 4πε0 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा बाय आर क्यूब। आर क्या है, डाइपोल के सेंटर से दूरी, थीटा क्या है, डाइपोल मोमेंट और जो पोजीशन वेक्टर फॉर्म हो रहा है उनके बीच का एंगल। यानी अगर ये डाइपोल मोमेंट है और ऐसे पोजीशन वेक्टर आप दिखा दो इस डायरेक्शन में, तो ये इनके बीच का एंगल थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला बच्चों जो कि रिंग के ही पर्टिकुलर केस से आता है, डिस्क का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला क्या बता रहा है, ये फॉर्मूला है बच्चों, यहाँ पे एक तो पहले आप करेक्शन करो, ये 3/2 ना होकर के 1/2 है।
3/2 की जगह 1/2। ये फॉर्मूला क्या है बच्चों कि अगर तुम्हारे पास कोई डिस्क है, चार्ज डिस्क, जिसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, सिग्मा अगेन चार्ज पर यूनिट एरिया, इससे आपको आर की दूरी पर, स्मॉल आर की दूरी पर फील्ड निकालना है। कैपिटल आर क्या है? इस डिस्क का रेडियस। तो 2 पाई सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस स्मॉल आर, बट स्मॉल आर सेंटर से दूरी, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर 1/2। तो ये 3/2 गलत टाइप हुआ है, इसको आप करेक्शन कर लेना 1/2। तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, ये सारे फॉर्मूले आप लोग नोट भी कर लेना अलग से। 127 बच्चों, ये लाउडनेस का फॉर्मूला है। जब आप किसी साउंड वेव की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हो तो वहां पर आप उसको डेसिबल में भी कर सकते हो, आप उसे जो वाट पर मीटर स्क्वायर है उसमें भी कर सकते हो। तो ये जो फॉर्मूला है ये डेसिबल्स में देता है 10 log 10 आई। ये वो इंटेंसिटी होती है साउंड की जिसका आपको निकालना है डेसिबल में, और आई नॉट एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, यानी जो एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो बच्चों इसको अब आप ये जो टॉपिक्स हैं बच्चों, ये जो आज आपने कवर किए 127 क्वेश्चन, 127 आपने तक यहाँ पर आज कवर कर लिया। नेक्स्ट फॉर्मूले वाले वीडियो में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। इसको आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, इसके पीडीएफ नोट को, और इसमें जहां जहां दिक्कत हो उसको आप पूछो और अपने कमेंट्स लिख करके जरूर बताओ ये कैसा आपके लिए हेल्पफुल है, या इसमें क्या चेंज किया जाए जो आपके लिए और हेल्पफुल हो जाए। कीप स्टडिंग, विश यू ऑल द very best. Thank you.